नमस्कार, के न्यूज नेशनल के मंच पे आपका स्वागत है। मैं हूं जागृति। देखते हैं देश विदेश की अब तक की बड़ी खबरें। एक नजर हेडलाइंस पे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुवार को हुए आतंकी हमले पर भारत ने इस हमले की कड़ी निंदा जताई है। ऋषिकेश क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के कारण नदियां उफान पर। गुरुवार की सुबह करीब 10:30 बजे रानी पोखरी के ऊपर बना पुल टूट गया। कांग्रेस के पंजाब प्रधान नवजोत सिद्धू ने अब सीधी धमकी दी है कि अगर निर्णय लेने की छूट न दी है तो ईंट से ईंट खड़का दूंगा। असम के दिमा हंसा जिले में दियुंगबरा के पास गुरुवार रात संदिग्ध उग्रवादियों ने 60 ट्रकों में आग लगा दी। काबुल एयरपोर्ट पर गुरुवार को आतंकी संगठन आईएसआईएस के खुसासान ग्रुप के हमले में 13 अमेरिकी सैनिक और 90 अफगानी मारे गए। खबरें विस्तार से देखें तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुवार को हुए आतंकी हमले पर भारत ने उसकी कड़ी निंदा जताई है। साथ ही भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कहा कि इस आतंकी हमले ने दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत को मजबूत किया है। बता दें कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए सिलसिलावर बम धमाकों में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस धमाके में अब तक 72 लोगों की मौत हो चुकी, जबकि 140 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। दुनिया के खूंखार आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने गुरुवार को कहा, हम इस आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। साथ ही तिरुमूर्ति ने यह भी कहा कि काबुल में हुए हमले में दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की आवश्यकताओं को मजबूत किया है। साथ ही में ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े होने की आवश्यकता है जो आतंकवादियों को आश्रय प्रदान करते हैं। गौरतलब है कि इस दोहरे बम विस्फोटों में कम से कम 13 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं और कई अफगान नागरिकों सहित 15 सैनिक घायल हो गए। पहला धमाका काबुल हवाई अड्डे के अभय गेट पे हुआ था, जबकि दूसरा विस्फोट बेरन होटल के पास हुआ। उधर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आतंकियों को चेताते हुए कहा कि उन्हें हम इन मौतों की कीमत चुकानी होगी। राष्ट्रपति ने कहा कि हम ये भूलेंगे नहीं, तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। साथ ही ऐलान किया है कि काबुल आतंकी हमले में मारे गए लोगों की याद में 30 अगस्त तक अमेरिकी झंडा आधा झुका रहेगा। ऋषिकेश क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के कारण नदियां अभी उफान पे हैं। गुरुवार की सुबह करीब 10:30 बजे रानी पोखरी के ऊपर बना हुआ पुल टूट गया। उस वक्त पुल के ऊपर से कई वाहन भी गुजर रहे थे। वाहनों के बहने की जानकारी सामने आई। पुल का जो हिस्सा टूटा है वहां कुछ वाहन भी फंसे हुए हैं, कुछ पलट गए। वहीं पुल के टूटने से दिन में ऋषिकेश का संपर्क भी कट गया है। वहीं अब अगर किसी को ऋषिकेश से देहरादून आना है तो उन्हें नेपाली फार्म होते हुए आना होगा। रानी पोखरी थाना अध्यक्ष जितेंद्र चौहान ने बताया कि नदी में बीते रोज से ही भारी मात्रा में पानी बह रहा था। पुल के दोनों किनारों पर पानी टक्कर मार रहा था। पेट्रोल पंप की दशा में भू कटाव भी हुआ था। नदी के तेज प्रवाह के कारण पुल के मध्य में स्थित पुश्ते क्षतिग्रस्त हो गए। मौके पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। पुल के बीच में फंसे हुए वाहनों को निकालने की कोशिश हो रही है। इस पुल के टूट जाने से गढ़वाल मंडल का राजधानी और एयरपोर्ट से सड़क संपर्क भी टूट गया है। देहरादून जाने वाले जो भी वाहन ने वह नेपाली फार्म होकर भानियावाला होकर भेजे जा रहे हैं। कांग्रेस के पंजाब प्रधान नवजोत सिद्धू ने अब सीधी धमकी दी है कि अगर निर्णय लेने की छूट न दी गई तो ईंट से ईंट खड़का दूंगा। दर्शनी घोड़ा बनने का कोई फायदा नहीं है। हालांकि ये धमकी कांग्रेस हाईकमान को है या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह को, इसको लेकर सियासी चर्चाओं का बाजार अभी गर्म है।
सिद्धू ने गुरुवार को अमृतसर में व्यापारियों के साथ बैठक में ये बात कही थी। सिद्धू ने कहा था कि मैं पहले ही हाई कमान को यह बात कहकर आया हूँ। ये बात इसलिए अहम है क्योंकि कैप्टन के खिलाफ बगावत के बाद कांग्रेस हाईकमान की तरफ से हरीश रावत ने कहा था कि सिद्धू को पंजाब प्रधान बनाया जाए, पूरी कांग्रेस नहीं सौंपी। वहीं कश्मीर व पाकिस्तान को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले सलाहकारों को हटाने की चेतावनी भी दी थी। रावत ने कहा था कि सिद्धू ने खुद हटाए वरना पार्टी उन्हें हटा देगी। इससे जरिए सिद्धू को स्पष्ट संदेश दिया था कि पंजाब में मनमानी न करें। इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह की सांसद पत्नी परनीत कौर ने भी स्पष्ट कहा था कि कांग्रेस में झगड़े से लेकर कैप्टन के खिलाफ बगावत के पीछे नवजोत सिद्धू का हाथ है। मैं हाईकमान को एक ही बात कहकर आया हूं, अगर मैं पंजाब मॉडल के जरिए लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा तो अगले 20 साल पंजाब से कांग्रेस नहीं जाएगी। अगर आप मुझे निर्णय लेने की छूट नहीं दोगे तो फिर मैं ईंट से ईंट भी खड़काऊंगा। दर्शनी घोड़ा बनने का कोई फायदा नहीं। पंजाब मॉडल के आगे दिल्ली मॉडल भी फेल हो जाएगा। आसाम में फिर से हिंसा भड़की है। दीमा हसाओ जिले में दियुंगबरा के पास गुरुवार रात संदिग्ध उग्रवादियों ने 60 ट्रकों में आग लगा दी। इससे 5 ट्रक ड्राइवरों की जलकर मौत भी हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक आगजनी के पहले संदिग्ध उग्रवादियों ने कई राउंड फायरिंग भी की। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने 500 बरामद किए हैं। यह घटना राजधानी गुवाहाटी के करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर हुई थी। असम पुलिस ने कहा कि इस घटना के पीछे उग्रवादी गुट दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी का हाथ हो सकता है। जिले के एसपी ने कहा कि घटना के बाद इलाके में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। बदमाशों को पकड़ने के लिए असम राइफल्स की मदद ली जा रही है। कुछ दिनों पहले ही असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद में 5 पुलिस कर्मियों समेत 6 लोगों की मौतें हुई थी। दोनों ही राज्यों के पुलिस और नागरिकों के बीच में झड़प हुई थी। दोनों ही तरफ से पहले लाठियां चली। मामला बढ़ा तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इस बीच फायरिंग भी हुई। हिंसा के बाद तनाव के बीच असम और मिजोरम के बीच में विवादित बॉर्डर पर सीआरपीएफ की तैनाती भी करनी पड़ी थी। इससे पहले मई में असम राइफल्स और राज्य पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन चलाकर डीएनएलए के 7 उग्रवादियों को मार गिराया था। मुठभेड़ नागालैंड की सीमा से सटे पश्चिमी कार्बी आंगजोंगा जिले में हुई थी। सुरक्षा बलों को यहां उग्रवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। इस दौरान उग्रवादियों ने गोलीबारी शुरू करी थी। जवाबी कार्रवाई में 7 बदमाश मारे गए। साथ ही उनके साथ 2 मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल भी हुए। पुलिस के मुताबिक मारे गए उग्रवादियों के पास में बड़ी तादाद में गोला बारूद और AK-47 भी बरामद की है। काबुल एयरपोर्ट पर गुरुवार को आतंकी संगठन ISIS के खुसासन ग्रुप के हमले में 13 अमेरिकी सैनिक और 90 अफगानी मारे गए। काबुल में हमला करने वाले आतंकियों को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कड़ी चेतावनी दी। बाइडेन ने कहा कि हमलावर सुन ले, हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। इस हमले को हम भूलेंगे नहीं, हम बदला लेंगे और तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। बाइडेन ने कहा, हमें ISIS के उन नेताओं के बारे में पता है जिन्होंने काबुल में हमले का आदेश दिया था। हम बिना किसी बड़े मिलिट्री ऑपरेशन के उन्हें ढूंढ निकालने के रास्ते खोज लेंगे, चाहे वे कहीं भी हो। बाइडेन ने अमेरिकी सेना से कहा कि ISIS के पर हमले की योजना बनाए। हम सही समय और सही जगह पर करारा जवाब देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी साफ किया कि काबुल से अमेरिकी और अफगानियों का निकालने का मिशन जारी रहेगा। हम आतंकवादियों से डरेंगे नहीं और ना ही उन्हें अपना मिशन रोकने देंगे। जरूरत पड़ी तो ज्यादा सैनिक अफगानिस्तान भेजे जाएंगे। काबुल हमले में मारे गए अपने सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, हमने उन लोगों को खोया है जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, सुरक्षा के लिए लड़े, जिन्होंने अमेरिका के साथ साथ दूसरों की भी सेवा की। कभी भी मेरा विचार ये नहीं रहा कि अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार बनाने के लिए हमें अमेरिकी सैनिकों का बलिदान देना चाहिए। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो अपने पूरे इतिहास में एक बार फिर संयुक्त देश नहीं रहा। यहाँ 20 साल के युद्ध को खत्म करने का यही समय था।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का सियासी ऊंट किस और करवट लेगा, यह अभी भी अंधेरे में है। फिलहाल खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राहुल गांधी से मिलने दिल्ली रवाना हो चुके हैं। शाम 4 बजे उनकी मुलाकात हो सकती है। छत्तीसगढ़ में निकलने से पहले सीएम बघेल ने बताया था कि उन्हें महासचिव केसी वेणुगोपाल का मैसेज मिला था, इसीलिए वह दिल्ली जा रहा है। विधायकों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मेरे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कोई भी अपने नेता से मिलने जा सकता है, हालांकि उन्हें कोई निमंत्रण नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में विधायक दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। देर रात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी विधायक दिल्ली पहुंचे, जबकि 2 मंत्री और कुछ विधायक पहले से ही राष्ट्रीय राजधानी में पहुंचे हुए हैं। इन विधायकों ने वरिष्ठ नेता व राज्य प्रभारी पीएल पुनिया से मुलाकात की। हाल ही में भूपेश बघेल व मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली में राहुल गांधी से मिले। इसके बाद उनकी मुलाकात महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी हुई थी। इस बैठक के बाद माना जा रहा था कि कांग्रेस के अंदर विवाद कुछ शांत हुआ है, लेकिन एक बार फिर से सियासी अटकलें तेज हो गई। बताया जा रहा है कि दिल्ली रवाना होने से पहले 1 दर्जन विधायकों ने रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में बैठक भी की थी। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. ब्रेक के बाद केद न्यूज नेशनल के मंच पे एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तराखंड में मैदान में लेकर पहाड़ तक अगले 24 घंटों में ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी देहरादून के अलावा नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में तेज बौछारों के साथ ही भारी बारिश की भी संभावना है। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जहां तक राजधानी देहरादून व आसपास के इलाकों का सवाल है, तो जिले भर में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावनाएं जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई जिलों में तेज गर्जना के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने शहर के नदी किनारे के सभी इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने एसडीएम सदर गोपाल राम बिनवाल को लोगों को पहले से सचेत करने को कहा। जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रशासन की अलग अलग टीमों ने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों को सावधानी बरतने को कहा है। उन्होंने कहा, नदियों में जलस्तर बढ़ने और खतरे की आशंका होने पर लोग तुरंत आसपास के सुरक्षित स्थानों पर शरण लें। प्रदेश में बारिश के बाद जगह जगह मलबा आने से 659 मार्ग बंद है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के मुताबिक उत्तरकाशी जिले में 2, देहरादून में 2, चमोली में 7, पौड़ी में 18, टिहरी में 10, बागेश्वर में 3, नैनीताल में 3, चंपावत में 3, पिथौरागढ़ में 17 मार्ग बंद है। ऋषिकेश देहरादून मार्ग पर रानी पोखरी के पास जाखन नदी पर बने पुल के बीच का बड़ा हिस्सा भरा भरा कट रह गया। पुल के ढहने के 2 छोटे मालवाहक वाहन और एक कार भी बह गई थी। इस दौरान कार सवार एक व्यक्ति चोटिल हुआ। अभी तक कोई जानकारी की सूचना नहीं है। पुल के 2 और वाहन भी लंबी कतार लगी हुई है। माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड कंप्यूटिंग के हजारों यूजर्स का डेटा लीक हो गई है। माइक्रोसॉफ्ट को भी इसकी जानकारी हो गई और कंपनी ने अपने सभी ग्राहकों को इस डाटा लीक होकर चेतावनी दी है। साइबर सिक्योरिटी के रिसर्चर का दावा है कि इस डेटा लीक के बाद हैकर्स यूजर्स के डेटा को पढ़ सकता है, उसमें बदलाव कर सकता है और मेन डेटाबेस को डिलीट भी कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट डीबी डेटाबेस में एक कमी के कारण यह सेंध लगी है। सिक्योरिटी कंपनी वीज की टीम ने इस डेटा लीक के बारे में अपने ब्लॉग के जरिए जानकारी दी। कंपनी का दावा है कि
हजारों यूजर्स के डेटा के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। बता दें कि वीज में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं, जो कि पहले माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सिक्योरिटी ग्रुप के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर थे। उनके मुताबिक एजूर के सेंट्रल डेटाबेस में खामी थी। इस डेटा लीक के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ग्राहकों को पासवर्ड बदलने के लिए भी ईमेल किया, क्योंकि कंपनी खुद ऐसा नहीं कर सकती। माइक्रोसॉफ्ट एजूर में इस खामी के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने वीज को $40,000 देने का ऐलान किया। माइक्रोसॉफ्ट ने इस संबंध में वीज को एक ईमेल भी भेजा। ये डेटा लीक को लेकर माइक्रोसॉफ्ट ने समाचार एजेंसी से भी कहा कि इस खामी को तत्काल प्रभाव से दूर कर दिया गया है और हमारे कस्टमर और उनका डाटा सुरक्षित है। हम इन सिक्योरिटी रिसर्चर्स का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इस बड़ी खामी के बारे में हमें उगवा किया। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ग्राहकों से कहा कि वीज के अलावा किसी भी थर्ड पार्टी के पास यूजर्स का डेटा नहीं है। आज शुक्रवार को घरेलू बाजार में सोने व चांदी का वायदे कीमतों में बढ़त आई। MCX पर सोना वायदा 0.5%, जबकि 70,430 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। चांदी की बात करें तो ये 0.35% बढ़कर 62,941 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही है। पिछले सत्र में सोना 0.15 उछला, चांदी में 0.9% की गिरावट आई थी। पीली धातु पिछले साल के उच्चतम स्तर से अब भी 8,717 रुपये नीचे है। वैश्विक बाजारों में आज हाजिर सोने का दाम 0.1% बढ़ा। इसकी कीमतें $1,793.68 प्रति औसत पर रही। अन्य कीमती धातु में चांदी $23.54 प्रति औसत पर स्थिर, वहीं प्लेटिनम 0.3% बढ़कर $982 पर रहा। डेल्टा वेरिएंट के मामले फैलने की बढ़ती चिंताओं के बीच व्यापारी और निवेशक सतर्क है। आसमान के वैश्विक आर्थिक सुधार और डॉलर के मुकाबले रुपए में उतार चढ़ाव से कीमती धातुओं की कीमतें प्रभावित होती है। स्वर्ण ETF सोने की कीमतों पर आधारित होते हैं। पीली धातु के दाम में आए उतार चढ़ाव पर उसका दाम भी घटता बढ़ता है। मालूम हो कि ETF का प्रवाह सोने में कमजोर निवेशक रुचि को दर्शाता है। एक मजबूत डॉलर अन्य मुद्राओं के धारकों के लिए सोने को अधिक महंगा बनाता है। जुलाई में निवेशकों ने गोल्ड ETF से 61 करोड़ रुपए लिए अधिक की निकास की, जबकि इससे पहले लगातार 7 माह तक गोल्ड ETF में निवेश किया जा रहा था। भारत और इंग्लैंड के बीच 19 साल के बाद खेले जा रहे टेस्ट मैच में मेजबान इंग्लैंड की टीम बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ पहली पारी में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 8 विकेट पर 423 रन बना लिए थे और 325 रन की बेहद मजबूती बना ली थी। इससे पहले ही टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहली पारी में पहले ही बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 78 रन पर ऑल आउट हुई। इंग्लैंड की तरफ से अभी क्रीज पर क्रेग ओवरटन और ओली रॉबिन्सन टिके हुए हैं। इंग्लैंड की इस बड़ी बढ़त के बाद यहां से टीम इंडिया के लिए जीत को बेहद मुश्किल लग रहा है। यही नहीं, यहां से इस मैच को ड्रॉ करने के लिए भी भारत को किसी बड़े चमत्कार का इंतजार करना होगा। वैसे भारतीय बल्लेबाज जिस तरह की फॉर्म में हैं और इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने वो जिस तरह से धराशायी हो रहे हैं, उससे इस मैच में इंग्लैंड की जीत की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। रॉरी बर्न्स हसीब ने अपनी टीम को पहली पारी में बेहद ठोस शुरुआत दिलाई और दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 135 रन की साझेदारी हुई। साझेदारी को मोहम्मद शामी ने रॉरी को 61 रन पर ऑल आउट करके तोड़ा। रविंद्र जाडेजा ने 68 रन पर हसीब हमीद को आउट कर टीम इंडिया की दूसरी सफलता दिखाई। डेविड मलान ने 70 रन की शानदार पारी खेली और मोहम्मद सिराज ने उन्हें पंत के हाथों कैच करवा दिया। जानी बेयरस्टो को मोहम्मद सामी ने 29 रन पर कोहली के हाथों, जबकि जॉस बट्टन को 7 रन पर ईशांत शर्मा के हाथों कैच आउट करवाया था। अभी की खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।